हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पिंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर बार हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, इस बार भी हम देखते हैं कल जिसका आपका एग्ज़ाम है या और कभी भी एग्ज़ाम आपका आएगा तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसमें हम आर्ट एजुकेशन जिसे शिक्षा में कलाएँ देख कहते हैं वो 2016 का 16 क्वेश्चन पेपर लाया हूँ इसके सामने। इसका पेपर कोड है आपके सामने 214। ये पेपर कोड है, शिक्षा में कलाएँ बोलते हैं, शिक्षा कलाएँ बोल सकते हो या शिक्षा में कलाएँ या ओनली शिक्षा कलाएँ, आर्ट इन एजुकेशन। तो इसका चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये आपको पता है 50 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्वेश्चन पहला आया है आपको अटेम्प्ट एनी टू, जिसे हर बार पूछा जाता है कि 3 क्वेश्चन में से 2 करने होते हैं आपको, ए बी सी। तो देखो इसमें पूछा है, अब ज़्यादा हम फास्ट नहीं भागेंगे क्योंकि पेपर को आपको अच्छे से समझना है और आर्ट में हर बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो इसलिए इस पेपर को आपने अच्छे से समझ लिया तो बाकी के क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो, किसी भी एक प्रकार की कठपुतली बनाने की विधि लिखिए। कठपुतली कला शैक्षणिक आदान प्रदान का उत्तम साधन है। तो आपको इसमें पपेट बनाना है जिसे कठपुतली कहते हैं, फिर बताना है कि पपेट्री इज द एज एक्सीलेंट टूल ऑफ एजुकेशन ट्रांजेक्शन। तो इसमें आपको उपयुक्त उदाहरण भी देना, मतलब 5 मार्क्स में 2 में डिवाइडेड है बट लिखा ओनली 5 मार्क्स है। तो देखो कठपुतली बनाने की विधि क्या है, जैसे कि जिस प्रकार से मैंने आपको इसमें फिगर के थ्रू समझाया है। आसान मोजे से कठपुतली बनाए, इसमें हम किससे बनाएंगे, मोजे के द्वारा कठपुतली बनाएंगे क्योंकि एक मस्त बन सकती है, इसमें लो कॉस्ट मटेरियल आएगा। देखो, एक ऐसे साफ मोजे की तलाश करें जो आपकी बाह को पूरा ढकने के लिए पर्याप्त लंबा, मतलब जो आपके पूरा हाथ है, जो आपकी कोहनी तक होता है वहां तक पूरा ढकने का, ऐसा आप या पूरे हाथ को ढकने वाला ऐसा मोजा ले जिसके लिए आप अच्छे से कठपुतली बना सको। दूसरे में चित्र के साथ साथ भी देखते रहिए, मोजे को अपने हाथ पर पहने। अब हाथ में पहनोगे तो वो सी शेप में बन जाएगा, ऐसे इस तरीके से। ये दूसरी विधि है आपकी। तीसरा में आपको सीम लाइन के ऊपर आंखों को देखे, जो आपके मोजे की सबसे आगे की जो अंगूठे के सामने एक लाइन सी बनी होती है ना, इस तरीके से ऐसी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीम लाइन के ऊपर आंखों के लिए 2 बिंदु बनाने के लिए एक मार्कर का प्रयोग करें। तो देखो ये सीम लाइन हो गई, अब मार्कर से आप 1 बिंदु और 2 बिंदु ये आंखों बनाने के लिए ऐसे प्रयोग करोगे। चौथा है, आपको मोजे को अपनी बाहों से उतारे, मतलब अपने हाथों से उतारोगे, फिर उसको सीधे ऐसे जमीन पर रख दोगे या किसी भी टेबल पे। अब मोजे पर आंखें चिपकाए, ये तो आपने ओनली ड्रॉ किया था, और आपको अलग से आंखें आती है, उसको भी आप इसमें लिख सकते हो। अब मोजे पर आंखें चिपकाए, देखो कई अलग से हम आंखें बनाते हैं ना, उनको भी चिपका सकते हैं मोजे पर। तो मोजे के लिए जैसे कि ये आप देख रहे हो फिगर में, अलग से एक काला काला और वाइट वाला आंख आता है, उसको चिपकाओगे ना तो वो एक रियल आंख लगेगा। मार्कर से ड्रॉ करते हैं क्योंकि कहाँ पर हमें चिपकाना है उसलिए। छठे में आपको लिखना है कि नाक के लिए सीम के ठीक ऊपर एक छोटा सा पॉम्पोन चिपका है। देखो पॉम्पोन क्या आता है, इसमें बहुत सारी रस्सी एक साथ चिपकी होती है जो एक नाक का रूप लेती है, तो इसे पॉम्पोम कहते हैं। तो इससे ना आपकी कठपुतली और अच्छी लगेगी। फिर पॉम्पोम के बाद दूसरी डेकोरेशन ऐड करें, मतलब और भी, जैसे कि आप यहाँ पर इधर तो पूरा स्पेस खाली है तो और पॉम्पोन के एक एक धागे ऐसे ऐसे आप लगा सकते हो, जैसे कि उसके लगेंगे कि बहुत सारे बाल आ गए हैं। तो इस तरीके से आपको कठपुतली की 7 विधि मैंने बता दी, तो ऐसे बनाना है आपको। कठपुतली कला शैक्षणिक का आदान प्रदान का उत्तम साधन है, ये भी लिखा था। तो देखो कठपुतली किसका माध्यम करती है, सबसे पहले कठपुतली संवाद करना सीखना। कठपुतली के द्वारा हम एक दूसरे से बात आराम से कर सकते हैं। अवधारणा को समझने में आसानी होती है। रचनात्मक सोच विकसित करती है। क्राफ्ट वर्क में भाग लेना, साहचर्य का आनंद लेना इसका काम होता है कठपुतली का आदान प्रदान। और भी बता सकता हूँ, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कठपुतली का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये माध्यम बच्चों में कल्पना, रचनात्मकता और अवलोकन कौशल विकसित करने में मदद करता है। कठपुतली के माध्यम से पाठ्यचर्या विषयों को पढ़ाने के लिए शैक्षिक स्क्रिप्ट और कार्यक्रम तैयार करना और मूल्यांकन के परीक्षण के प्रभाव का अध्यापन करना, ये इसका काम होता है। कठपुतली के द्वारा हम विभिन्न चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे अध्यापक शिक्षक को भारत के पारंपरिक कठपुतली थिएटर रूपों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाना और उन्हें पारंपरिक कठपुतली कलाकारों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। शिक्षकों को सस्ती शिक्षण सामग्री में सुधार करने और छात्रों के लिए रचनात्मक गतिविधियों को कला शिक्षण का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए इसका प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कठपुतली
और आप भी इसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो संवेदनशील विषयों को समझाने के लिए कठपुतली का प्रयोग होता है। निर्देशन मार्गदर्शन देने में इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं हम कठपुतली पपेट्री का। शिक्षण मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देने, क्योंकि बच्चे आप देख कैसे सीखते हैं, तो कठपुतली के द्वारा तो और अच्छे से सीखेंगे जब कठपुतली में मस्ती की जाएगी। तो प्रतिक्रिया देने का नया तरीका है, गलत कार्य को इंगित करते थे कठपुतली का प्रयोग करके उसको दूर किया जा सकता है। बातचीत को प्रोत्साहित करना, शर्मीले बच्चों से संवाद करने हेतु, सामाजिक कौशल में सुधार हेतु जैसे बात करना, आत्मविश्वास, भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कल्पना व रचनात्मक खेलों को प्रोत्साहन करना। तो ये आप कठपुतली के सब लिख सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया, इतने सारे ये तो बहुत सारी चीज मैंने बता दी कठपुतली में, तो इन सब चीजों को आप ऐड कर सकते हो। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो बी में पूछा है कि कोई भी एक लोकगीत या देशभक्ति गीत लिखिए। यह गीत बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार मदद करती है। देखो इनको क्वेश्चन ना 2 में डिवाइड करना चाहिए, बट ये एक ही में एक साथ 5 नंबर का पूछ लेते हैं, जो गलत बात है। तो हम चलो किसी लोकगीत की बात करते हैं। देखो पंजाबी लोकगीत जिसका भावार्थ है भाभी और देवर की नोकझोंक, बिल्कुल सिंपल सा लोकगीत है। इसको मैंने इसलिए ऐड किया कि आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। जैसे काला डोरिया कुंडे लाल अड़ियाई ओए, छोटा देवरा भाभी नाल लड़ाई ओए, छोटे देवरा तेरी दूर बलाई है, नालड़ सोनिया तेरी एक भर जाई है, कुकड़ी ओ लेनी जेड़ी कुटकड़ी कर दी है, सोने नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा पढ़ के बता दिया। तो ये छोटा सा लोकगीत है, इसको आप याद करके इसमें डाल सकते हो, आपके 2.5 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। और जैसे कि उसने देशभक्ति गीत बोला, तो आप इसमें मोहम्मद इकबाल ने जो गाया रचनाकार, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है उसकी, गुलसिता हमारा, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इतना सही है छोटा सा। फिर हम अगले अब पूछा है कि देशभक्ति गीत बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार से आएगा, चाहे देशभक्ति गीत हो या लोकगीत। देखो देशभक्ति गीत लोकगीत अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है, तो बच्चों को अलग अलग भाषाओं का ज्ञान सबसे पहले मिलेगा। ये बच्चों को भाषा के बारे में जानकारी देता है, भाषा के व्याकरण की समझ देता है, क्योंकि लोकगीत में भी व्याकरण का अच्छे से प्रयोग होता है, मुहावरों का प्रयोग होता है, यति गति के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। बच्चों के भाषा कौशल विकसित होते हैं, शब्दों को सीखता है, अनेक भाषा को सीखता है, तो ये आपको इसमें ऐड करना है। अब सी में पूछा है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में कहानी कथन का क्या महत्व है, कहानी सुनाते समय किन मुख्य बातों को ध्यान रखने चाहिए। ये आपके 5 मार्क्स में, इसको भी 2.5 में पूछना चाहिए, बट इन्होंने एक ही साथ पूछा है। देखो कहाँ विभिन्न विषयों में कहानी शिक्षण, ये कहानी कथन क्या है, हम देखे जाए तो भारत के संदर्भ में जहां बहुत संस्कृति समाज है, कहानी स्कूलों में शिक्षण साध का एक सशक्त माध्यम हो सकती है। विभिन्न समुदाय में ज्ञान के संसाधन के रूप में प्रचलित कहानियां स्कूल को समुदाय से जोड़ने का एक अच्छा साधन है। देखो सबसे अच्छा पॉइंट है ये, स्कूल और समुदाय के जोड़ने से अच्छा साधन है। तो इसकी महत्व की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा ये कहानी कथन का क्या महत्व है। दूसरा है कहानियां बच्चों को समूह में चुप्पी तोड़ने, समुदाय से सीखने, कहानी लिखने, कहानी की घटनाओं पर आधारित रचनात्मक चित्र बनाने और अर्थपूर्ण सीखने के अनुभव बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भी लिख सकते हो आप, ये रचनात्मक कौशल विकसित हो रही है। स्कूलों में ये महत्वपूर्ण विधा बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षण का उपकरण भी है। ये कहानी बच्चे हर कोई अब टीचर कहानी शिक्षण या स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों को समझाता है। कहानी के उपयोग से विषयों में रोचकता आ जाती है। भाषा का कहानी कहने की कला से स्वाभाविक जुड़ाव है। दूसरे विषयों में भी कहानी के उपयोग से जांच पड़ताल खोजबीन का काम किया जा सकता है। तो ये लिखोगे आप। कहानी सुनाते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है, 2.5 मार्क्स में 4 पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर कहानी का विस्तार देना, उचित यति गति या घटनाओं के संदर्भ में आपको कहानी बोलना, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें, किसी भी प्रसंग को ना अत्यंत संक्षिप्त बोले ना आवश्यक रूप से विस्तृत बोले। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। मतलब ऐसे आप कहानी स्टार्ट करो कि शुरू से ही बच्चे का मन रुचि उसमें लगे। शब्द लंबे और वाक्य ना हो, उचित यति गति के साथ कहानी पढ़ना और लास्ट में कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। तो ये आप कहानी सुनाते समय मुख्य बातों को ध्यान रख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका एंड होता है ABC तीनों।
अब पूछा है कि कला शिक्षा और कला से क्या तात्पर्य है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में इसका क्या महत्व। तो देखो कला और शिक्षा में कला दोनों पूछा है इसमें आपका। देखो कला की बात करते हैं, कला और शिक्षा में कला का अर्थ और संप्रदाय सिंपल से शब्दों में है कला। कला एक कृत्रिम या कृत्रिम जिसमें शारीरिक व मानसिक कौशलों का विकास होता है वो कला है। कला धातु से बना है जिसका अर्थ है अनंत। या आप बोल सकते हो कि अपनी अनुभूति अपने विचारों को प्रकट करने का ही माध्यम क्या है, कला। कला एक व्यापक क्षेत्र है, इसका अर्थ है कि रचना करना, अपने विचारों या भावों को प्रकट करना का एक रास्ता है। देखो ये भी आगे लाइन। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, कि वो अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शन कैसे कर रहा है। फ्राइड कहते हैं कि कला हृदय में दबी हुई भावनाओं का व्यक्त रूप है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब शिक्षा, कला शिक्षा क्या है। कला शिक्षा अधिगम की एक प्राथमिक रास्ता है, मतलब कि कला शिक्षा हम सीखने का एक प्राइमरी रिसोर्स मानता है, यह वे मानता है। ये बालक की कल्पना, सूक्ष्मता, खोज, सृजन और सौंदर्य भूति को विकसित करता है। कला विद्यार्थियों को यह अवसर देता है कि जिससे कि वह स्वयं से संवाद कर स्वयं को समझ प्रकट कर सके। ये इसमें महत्व में लिखने हैं सब पॉइंट आपको। ये विद्यार्थियों को सृजनात्मकता का अवसर देती है, क्षमताओं को प्रकट करने का मौका देती है। शिक्षा में कला और शिक्षा में समावेश कर आनंद युक्त बनाती है, अन्य विषयों को समझाने में भी सहायता प्रदान करती है। तो ये आप सबको लिखना है। इसी के अथवा में पूछा है, ये नहीं आता तो आपको सौंदर्य से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। 4+4 मार्क्स में है। देखो सौंदर्य शास्त्र की बात करें, यह सौंदर्य ऐसा शास्त्र जिसमें कलात्मक कृतियां, रचनाओं आदि से अभिव्यक्त होने वाले कार्य किए जाते हैं। जिसमें कलात्मक कृतियां आदि से अभिव्यक्त वाले, कलात्मक कृतियां और रचनाओं आदि से अभिव्यक्त होने वाले कार्य, तो उसे सौंदर्य शास्त्र, मतलब किसी भी चीज का सौंदर्य बताना, उसकी अभिव्यक्ति और रचनाओं को बताना, ये सौंदर्य है। किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर होने वाला आकर्षण ही सौंदर्य की अनुभूति है। चित्र, कविता, रचनात्मक कार्य ये इसके हैं। पूरे मनोभाव से किए गए कार्य हमें सौंदर्य के अनुभूति होती है। इससे बाहरी सुंदरता पर बल या बोध दिया जाता है। ये आप लिखोगे। अब इसमें पूछा कि सौंदर्य शिक्षा में सौंदर्य शास्त्र की प्रासंगिकता या उपयोगिता या महत्व, सब में आपको यही लिखना है। सुंदरात्मक गुणों को समझना, ये इसका पहला महत्व है, प्रासंगिकता है। प्रकृति की सुंदरता, भाव, कला आदि। सौंदर्यात्मक गुणों को अनुभव करने की योग्यता। देखो पहले गुणों को समझना, अनुभव करने की योग्यता, रचनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। सौंदर्य आकलन का निर्णय लेने की क्षमता। सौंदर्य शिक्षा लालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका क्वेश्चन यही खत्म होता है, ये वाला। एक बार मैं आपको ये सारे पॉइंट दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रासंगिकता का 5 पॉइंट। अब पूछा है तीसरा क्वेश्चन आपका, सामाजिक अध्ययन एवं गणित से कला एकीकृत करते हुए उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 4+4 मार्क्स का है। देखो पहले आप जानोगे कि कला एकीकृत अधिगम क्या होता है। संप्रत्यय, इसका कंसेप्ट क्या है। अन्य विषयों के साथ कला को जोड़ना ही कला एकीकृत शिक्षण है। विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों में सीखने के लिए कला का संयोजन पढ़ाना, ये कला शिक्षण इंटीग्रेटेड है। एक सामान्य विषय क्षेत्र का ज्ञान बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की कला, दृश्य कला, प्रदर्शनी कला, साहित्य को विकसित करना। कला और सामाजिक विज्ञान। देखो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन भी कह सकते हैं इसे। देखो दृश्य कला, इसमें के माध्यम से हम सामाजिक अध्ययन में तीनों विषय से भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र को पढ़ाया जा सकता है। जैसे भूगोल में पृथ्वी का मॉडल बनाकर हम समझा सकते हैं कि अक्षांश देशांतर रेखाएं कैसी होती है। कठपुतली के द्वारा इतिहास के राजाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शन कला के माध्यम से ऐतिहासिक और पारंपरिक नृत्य दर्शाया जा सकता है। विभिन्न ऐतिहासिक स्थल बनाकर हम उसके इतिहास के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। ड्रामा द्वारा राजनीतिक नेताओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे ड्रामा आपने कर लिया, कविता गायन कर लिया, तो ये सब एसएसटी के कंसेप्ट सिखाने में आपके लिए बहुत मदद करते हैं। एक सब्जेक्ट और लिख सकते हो। वैसे इसमें सामाजिक अध्ययन और मैथ का पूछा है, तो आप मैं विज्ञान का भी बता दूं। देखो दृश्य कला के माध्यम से विज्ञान के कई संप्रत्यय को हम समझ सकते हैं, बताया जा सकता है। जैसे क्ले द्वारा फल व सब्जी के नाम लिखना, जानवरों का व पक्षियों के पपेट्स बनाना, शरीर के अंगों की गति के द्वारा अवधारणाओं को
स्पष्टीकरण। अब गणित के साथ आते हैं तो देखो, गणित की अनेक आकृतियों को क्ले द्वारा बनाना, उंगलियों द्वारा जमा व घटा बताना, और आप बहुत सारे फिगर बना सकते हो। तो ये हम फिगर किस में बनाते हैं? चित्र में। ये हम ट्राइंगल बनाते हैं। आप एक इंसान बड़ा, एक छोटा, तो इससे बता सकते हो एक ऊंचाई है, एक नीचाई, ये बना सकते हो। मात्रा बता सकते हो कि कितने में कौन सी कलर की मात्रा डलेगी। तो ये सब मैथ के कंसेप्ट है, आप सिखा सकते हो साथ साथ। अगला क्वेश्चन आपका आता है, संग्रहालय कला एवं अन्य विषयों के अधिगम का एक उपयुक्त साधन है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार उदाहरण से प्रस्तुत कीजिए। 8 मार्क्स का पूछा है कि कैसे म्यूजियम इज इफेक्टिव लर्निंग या अन्य विषयों के अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो देखो, सबसे पहले आपको म्यूजियम के बारे में बताना है कि म्यूजियम है क्या। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, कोई भी इतना एक्सप्लेन आपको नहीं करेगा। भारतीय संग्रहालय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ शिलालेख, चित्रलेख, मूर्ति कला, पांडुलिपि, फर्नीचर, पुस्तकों का अपार संग्रह है। देखो, भारतीय संग्रहालय में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, मूर्ति कला, शिल्प कला, पांडुलिपि, शिलालेख। आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1954 में हुई थी, जिसमें 35,000 सुंदर कृतियों का संयोजन है। आधुनिक चित्रकला की समस्त गतिविधियों तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ये संग्रहालय समय समय पर प्रदर्शनी आयोजित करते हैं। अपने देश के कलाकारों के चित्र बाहर ले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है इसमें। संग्रहालय अब मेन डेफिनेशन आती है जो आपको एग्जाम में लिखना है, ये वाला। संग्रहालय वह संस्थान ये स्थान है होता है जहाँ पूरा व मध्यकालीन समय की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की कलाकृति व अन्य वस्तुएं संस्कृत, संरक्षित एवं प्रदर्शित की जाती है। सिंपल से शब्दों में, ऐसा संग्रहालय एक ऐसा स्थान है, संस्थान है, जहाँ पर पूर्व में हुई ये वस्तु सामग्री, कलाकृति, रचनात्मकता संग्रहित, संरक्षित करके वस्तुओं को रखा जाता है, वही संग्रहालय है। मतलब संग्रह करके, सिंपल समझो, संग्रह प्लस आलय मतलब संग्रह करके उसका एक घर बनाना। एग्जाम्पल जैसे भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय ये आपका मुंबई में होगा। अब साथ साथ आपको इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। देखो, इम्पोर्टेंस क्या लिखोगे? सबसे पहले सृजनात्मकता बढ़ती है, इतिहास की जानकारी मिलती है हमें, लिसनिंग ऑफ स्टोरीज के बारे में पता चलता है, नए विचार उत्पन्न होते हैं, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तुलना व कंट्रैक्ट, चिंतन कौशल का विकास इसमें होता है, और पोस्टर फैमिली बॉन्डिंग होती है, लाइफ लॉन्ग लिविंग होता है। ये मतलब एक बार सीखते तो हर बार सीखते रहते हैं। तो ये आप सब इसमें लिख सकते हो। सिर्फ और आपके ऊपर है, फिर आपका ये नीचे है, फिर ये और 2 पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विषय में दर्शनात्मक कला और शिल्प कला को करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा हेतु 1 घंटे की पाठ्य योजना तैयार की। देखो, ये पाठ्य योजना डिफिकल्टी आती है, इसलिए अथवा में दिया जाता है आपका क्वेश्चन, इसलिए आप इन पे ध्यान ना देकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखो, दृष्टात्मक कला और शिल्प कला को एकीकरण करना, मतलब कि इसमें दोनों को एकीकरण करना है, जो आपका है आर्ट एंड क्राफ्ट, विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट। तो इस पर मैंने देखो कुछ पॉइंट लिखे, दृश्य कला व शिल्प कला अन्य विषयों के साथ पाठ्य योजना बनाना। देखो, इससे कि एकीकरण का महत्व बढ़ता है, चिंतन कौशल विकास होता है, जीवन पर्यंत अधिगम मिलता है, जीवन से ज्ञान को जोड़ना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, विषय वस्तु का समग्र ज्ञान। तो देखो, आपको आर्ट विजुअल बताना है और क्राफ्ट बताना है। तो इसमें हम बहुत सारी क्राफ्ट की चीजें करते हैं। विजुअल में आपका आ जाएगा परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में। तो इस तरीके आपको लेसन प्लान बनाना है। अब मेन टॉपिक है आपका, हर साल 4 बार आया, चाहे जल संरक्षण का आया है इसमें या वायु प्रदूषण का आपका क्वेश्चन आ रखा है। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, बस एक चीज ये टॉपिक बदल देगा। जैसे जल संरक्षण विषय पर विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए कला एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है और बच्चे समझ नहीं पाते कि कला को एज ए टूल हम कैसे यूज करें। तो मैंने कुछ 8 पॉइंट लिखे हैं जो आपके काम आ सकता है इसमें। तो ये 8 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। ये 8 पॉइंट अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो ये आपका क्वेश्चन था कि आप कैसे यूज करोगे जल संरक्षण का विषय देकर आर्ट को एज ए टूल में। देखो, कला एक उपकरण के रूप में
पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों व मूल्यांकन के लिए कला एक उपकरण के रूप में बहुत सहायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि हम पहला पॉइंट इसमें दूसरा पॉइंट लिखोगे, क्योंकि हम कला के माध्यम से बच्चे कितने जल संरक्षण के महत्व को समझते हैं, उसको जान पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तीसरा कि बच्चों को जल संरक्षण के लिए एक चित्र बनाने को दे सकते हैं, फिर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये आपका कला एज अ टूल के रूप में हो गया। बच्चों की कला के प्रति कितनी रुचि है उसका पता लगा सकते हैं हम कला का उपयोग करके। पांचवा है कि कला के प्रति उनका नजरिया कैसा है, वो पता चलेगा। बच्चे की कला करने की सीखने की क्षमता पता लगेगा। बच्चों में रचनात्मक कौशलों के विकास के रूप में कला एक उपकरण के रूप में सहायक होगा। बच्चे की जल संरक्षण के प्रति जागरूक और सोच विकसित होगी कला के माध्यम से। तो ये आपके कुछ पॉइंट लिखने हैं, ये बता दिया मैंने, 8 पॉइंट है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको मतलब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इसमें। कोलाज निर्माण 4 मार्क्स में, और 4 मार्क्स में रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे कला के प्रति। देखो कोलाज निर्माण क्या होता है, पहले हम कोलाज के बारे में जानते हैं। कोलाज कला अन्य कलाओं की तरह एक कला कर्म है जिसमें सृजन की अनगिनत संभावना होती है। मतलब इसमें बच्चे क्रिएटिविटी दिखाते हैं बहुत। कोलाज का प्रयोग मुख्य रूप से दृश्य कलाओं में अधिक होता है। कोलाज शब्द कहाँ से निकला? फ्रेंच भाषा से आया, जिसका अर्थ होता है चिपकाना। कला जगत में कोलाज ऐसा परिभाषित शब्द है जिसमें विविध चीजों के संयोजन से नवीन कृति का निर्माण होता है, जैसे मैगजीन के रंगीन पेपर, टेक्स्ट पेपर, रिबन, रंगीन हेडमेट, कागज, फोटोग्राफ्स अथवा उपलब्ध अन्य वस्तुएं। कोलाज कला के लिए भी अकादमिक समझ और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस हेतु रंगों, आकारों, संयोजन, संस्थान और परिप्रेक्ष्य की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। देखो मैं विधि भी बता सकता हूँ, अगर आ सकता है तो आपका विधि लिख सकते हो। कोलाज को चिपकाएं। सबसे पहले पेपर कोलाज बनाने के लिए जरूरी सभी सामान इकट्ठा करें। पेपर को अलग शेप्स में फोल्ड कर कट और टीयर करें। एक थीम सोचे कि आपको किस पे कोलाज बनाना है। एम्बलिशमेंट ऐड करें, हालांकि ये जरूरी नहीं है, फिर भी ये ना सजावटी खूबसूरती देने के लिए इसको ऐड किया जाता है। ये विचार करें कि आप कोलाज को कहाँ चिपकाएंगे। चिपकाने से पहले सभी सामान को इकट्ठा कर ले, कोलाज को चिपकाए। तो इस तरीके से आपका कोलाज बनता है। जैसे कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, देखो एग्जाम का मैं एग्जाम का एक पेपर लेके आया कि उसमें लिखोगे कैसे। कागजों को छोटे छोटे टुकड़े को फाड़कर उसे गोंद की सहायता से किसी आकृति में चिपकाना ही कोलाज कहलाता है। कोलाज के 2 रूप है, पेपर कोलाज, मिश्रित कोलाज। तो पेपर कोलाज क्या होता है, इसमें पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों को फाड़कर गोंद की सहायता से चिपकाया जाता है। मिश्रित में इसमें प्लास्टिक, रेत, धागा, रुई आदि को छोटे छोटे में काटकर गोंद की सहायता से चिपकाया जाता है। जब हम कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के चिपकाते हैं तो सफेद भाग जो होता है वो कोलाज ही होता है, और उसकी खूबसूरता उसी को कहते हैं। देखो इस लड़की को 4 मार्क्स मिले हैं पूरे कोलाज के क्वेश्चन में, इसलिए मैं लाया हूँ आपको, ये टीचर ने चेक किया है। कोलाज बनाते समय हम कुछ बातों का ध्यान भी रखते हैं कि कागज या हाथों से फाड़े, कैंची की सहायता से ना काटे, क्योंकि कैंची से आपको एक बिल्कुल शेप बनेगा, मगर कोलाज में शेप नहीं बनाते, टेढ़े मेढ़े चीज चिपकाते हैं। कोलाज के माध्यम से बच्चों में क्रिएटिविटी विकसित होती है, बच्चों में एकाग्रता विकसित होती है, और कंसंट्रेशन पावर भी डेवलप होता है उसमें। तो ये लिखोगे कोलाज बनाना। मैंने और भी देखो बहुत सारे पॉइंट डाल रखे हैं, आपको कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। कागज व अवशिष्ट पदार्थ को काट फाड़ कर चिपकाना कोलाज कहलाता है। साधारण व संयुक्त कोलाज 2 रूप से होते हैं। जोड़ चित्र भी इन्हें कहा जाता है कि जोड़ जोड़ के हम चित्र बनाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर फाड़ना उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे फाड़ फाड़ कर सीखते हैं, तो हम फाड़ के उन्हें कोलाज निर्माण करा सकते हैं। सौंदर्य बोध इसमें बहुत मायने रखता है। अगला लास्ट है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर का कला शिक्षण में क्या विचार थे, तो ये लिखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 8 मई 1861 में से 1941 तक कलकत्ता में रहे थे। इत्यादि का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल कर उस विषय को रोचक बनाना इनका काम था। महत्व एवं इसकी आवश्यकता क्या थी? अमूर्त अवधारणाओं को समझने में इन्होंने बहुत अपना कामयाब किया। जीवन पर्याप्त अधिगम का बोध बताया। उच्च स्तरीय सोच, आधारभूत कौशलों का विकास इनका महत्व था। अधिगमकर्ताओं को अपने कौशलों का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना, वास्तविक जीवन अनुभव में सक्रियता लाना, तो ये इनका काम था सारा। अधिगमकर्ता को साहित्य मोहित व चुनौतीपूर्ण बनाता है।
गहराई से संप्रदाय को समझाता है। शैक्षणिक शिक्षात्मक विचार भारतीय पश्चिम कला है। तो ये आपको इसमें लिखने हैं रविन्द्रनाथ टैगोर में पूरे पॉइंट, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। खत्म होता है आपका पेपर यहीं पर। ये आपको मैं छोटे करके दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 पॉइंट, क्योंकि 4 मार्क्स में तो आपका 8 पॉइंट लिखोगे तो और अच्छा बनेगा। इस तरीके से आपको 4 मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 1.5 पेज भी लिख दोगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।